इसमें सीटें पहले से बिकी होती हैं, है ना। इसमें एडमिट कार्ड नहीं आएगा, इसमें सबकी सेटिंग पहले से ही हो जाती है। हमने इसमें एप्लीकेशन किया था, हमने एग्ज़ाम भी दिया था, हमारे बहुत अच्छे नंबर थे, बट हमारा रिटेन हुआ या फिर ट्रेड टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, बट मेरिट लिस्ट में, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम हमारा नहीं आया। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आर्मी डीजी ईएमई की जो ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आर्मी डीजी ईएमई की जो वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए है। इसमें टोटल 194 पद हैं जो कि ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू पोस्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें कई सारी पोस्ट हैं, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड, ठीक है। तो इसमें हम कुछ डाउट्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। ऑलरेडी इस वैकेंसी से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए थे। जैसे पहला था कि ये वैकेंसी क्या है, इसमें कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई थी। उसके बाद एक और वीडियो बनाया था कि आप लोग इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, जो कि उसके लिए मैंने ये वीडियो बना के तैयार कर दिया। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर इनको देख सकते हैं और इनके लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मगर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आर्मी डीजी ईएमई की जो वैकेंसी है इसमें क्या एक से अधिक पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये कमेंट सबसे ज़्यादा आया है आप लोगों का कि सर मैं 2 पोस्ट में एप्लीकेशन करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। उसके बाद इसका एग्जाम सेंटर कहां पर रहेगा और इसका मेडिकल किस प्रकार से होता है, क्या इसका मेडिकल आर्मी की तरीके से स्ट्रिक्ट होता है या फिर नॉर्मल होता है, ठीक है। और एडमिट कार्ड क्या परसेंटेज पे आएंगे, तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो छोटा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप लोग बेफिक्र होकर किसी वैकेंसी में एप्लीकेशन कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें पोस्ट 194 है, ठीक है। सिविलियन के लिए वैकेंसी निकाली गई, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड ट्रेड के लिए इसमें वैकेंसी निकाली गई, ठीक है। मोड इसका ऑफलाइन रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ऑफलाइन माध्यम से ही एप्लीकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से इसमें कोई भी फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ठीक है। डेट इसका 24 अक्टूबर तक आपको भरना है, आपको ऑफलाइन माध्यम से 24 अक्टूबर तक इसको फॉर्म को भेज देना है। अब बात आती है कि इसका ऑफलाइन फॉर्म आपको कहां से मिलेगा। दोस्तों, जिन लोगों को अभी तक इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म नहीं मिला है, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या हम लोग इसमें एक से अधिक पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग इसमें एक से अधिक पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, मगर उसके लिए एक शर्त है, ठीक है, कि आपने जिस भी सेंटर के लिए एक फॉर्म डाल दिया, सपोज दैट आपने एक फॉर्म डाल दिया मेरठ के लिए, मेरठ सेंटर के लिए, ठीक है, या फिर आगरा सेंटर के लिए डाल दिया, ठीक है। आपने जिस भी सेंटर के लिए डाला है तो आप उस सेंटर पर दूसरा फॉर्म एप्लीकेशन सेम पोस्ट पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दूसरा फॉर्म डालना है तो आप दूसरे सेंटर पे, जैसे बेंगलोर है, ठीक है, उसके बाद आगरा है और प्रयागराज है, तो इनमें किसी दूसरे सेंटर पे आप दूसरी पोस्ट पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये कहानी में कोई अपने मन से नहीं बता रहा। आप लोग नोटिफिकेशन का पैराग्राफ नंबर 9 पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि आपने जिस भी सेंटर के लिए एप्लीकेशन किया है उस सेंटर पर आप दूसरी पोस्ट के लिए या सेम सेंटर पर एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे सेंटर पर दूसरी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर एक चीज़ और ध्यान रखना, आपने एप्लीकेशन कर दिया दूसरे सेंटर की दूसरी पोस्ट पे, ठीक है, और आपके दोनों के एडमिट कार्ड एक साथ आ गए, ठीक है। अगर इनका दोनों सेंटर का एग्जाम डेट एक साथ रहा, मतलब एग्जाम सेंटर या एग्जाम डेट दोनों एक साथ रहे, तो फिर आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन से सेंटर में जाके कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि जब ये एग्जाम होते हैं तो ऑल इंडिया ऑल सेंटर पे 19-20 थोड़ा आगे पीछे डेट पे ये कराए जाते हैं। तो आप लोग ये मेंटली प्रिपेयर हो जाना कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो 2 सेंटर के लिए फॉर्म डाले हैं दोनों का एक ही डेट पे अगर आ गया तो फिर आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन से सेंटर पे कौन सी पोस्ट के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग पैराग्राफ 9 पढ़ लेना, नोटिफिकेशन का आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा ये है कि इसका एग्जाम सेंटर कहां पर रहेगा। तो आप जिस भी सेंटर के लिए फिर जिस भी यूनिट के लिए एप्लीकेशन करेंगे आपको उस यूनिट पे जाके इसका एग्जाम देना पड़ेगा। सपोज दैट आपने अगर मेरठ के लिए एप्लीकेशन किया तो आपको मेरठ जाना पड़ेगा, अगर आपने आगरा के लिए एप्लीकेशन किया तो आपको आगरा जाना पड़ेगा, अगर आपने प्रयागराज के लिए एप्लीकेशन किया तो आपको प्रयागराज एग्जाम देने जाना पड़ेगा, ठीक है।
ये भी चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। मैं ये चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाए और अकॉर्डिंग टू पोस्ट अपनी यूनिट चुन सकें कि मैं इस यूनिट में पोस्ट ज़्यादा है या फिर मैं जिस पोस्ट में एप्लीकेशन करना चाहता हूँ उस पोस्ट में इतनी पोस्ट इस सेंटर पे है तो मैं आगे एप्लीकेशन करूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिए जिस यूनिट के लिए एप्लीकेशन करेंगे उसी यूनिट में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब है कि इसका मेडिकल किस प्रकार से होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्मी डीजीएमई लिखा होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से वैकेंसी निकाली जाती है, तो कहीं ना कहीं आप लोग डाउट में आ जाते हैं कि क्या इसका मेडिकल आर्मी के तरीके से स्ट्रिक्ट होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका जो मेडिकल होता है बिल्कुल नॉर्मल होता है, मगर इसमें दो चीज़ें होती हैं। ये कई बार क्या होता है, ये लोग अपने सेंटर पे करा लेते हैं, और कई बार ये होता है कि ये प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप इस हॉस्पिटल से जाके ये जांचें करवा के ले आइए। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सेंटर या कौन से रीजन में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो रीजन वाइज और सेंटर वाइज भी डिपेंड करता है। मोस्टली 80% चांसेस ये रहेगा कि इसका मेडिकल आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाने के लिए एक फॉर्मेट दिया जाता है, उसी फॉर्मेट में आपका इसका मेडिकल हो जाता है। ठीक है, और इसका मेडिकल बिल्कुल ईजी होता है। इसमें नॉर्मल सी कुछ जाँचें होती है, जैसे आपका ब्लड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका चेस्ट का एक्सरा करवाते हैं, और मेन इसमें ब्लड की जांच है कि आपको कोई गंभीर बीमारी जैसे HIV एड्स वगैरह नहीं होना चाहिए, जैसे कैंसर वैंसर ना हो, मतलब इस तरीके से जांचें होनी चाहिए। बाकी इसमें अगर आप सोचो कि आर्मी की तरीके से बहुत स्ट्रिक्ट मेडिकल होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बेफिक्र रहना, आपका कहीं पे मेडिकल अगर फिट नहीं हुआ होगा, आपके पास कोई मेजर बीमारी मतलब कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी, तो आपका इसमें मेडिकल आराम से फिट हो जाएगा। मेडिकल की टेंशन लेके ऐसा अपनी आंखें मत फोड़ लेना आप लोग। ठीक है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहना। एडमिट कार्ड परसेंटेज पे आएंगे क्या? ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि इसके एडमिट कार्ड आप ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर इशू किए जाएंगे। एसेंशियल मींस जैसे कि आप इसमें ट्रेडमैन मेड के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसमें केवल 10th मांगा गया है। ठीक है, तो जो 10th में आपके नंबर है उसके हिसाब से इसमें एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। मे भी हो सकता है भाई कि इन्होंने ये ऐसा कर दिया 10th में इनके 60% के नीचे उनके एडमिट कार्ड ना आए, ऐसा होता भी है। ठीक है, और जैसे आप कोई स्किल्ड ट्रेड के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, जैसे ITI वाली ट्रेड के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है 10th या 12th प्लस ITI। ठीक है, तो जिनके बाद 10th या 12th प्लस ITI होगा रिलेटेड ट्रेड से, उनका एडमिट कार्ड आएगा। अब ऐसा नहीं कि आपका 10th है और आपने जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन किया आपके पास वो पोस्ट का ITI है ही नहीं, आपने सिर्फ ITI नाम से एप्लीकेशन कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। आपने अगर कुक के लिए एप्लीकेशन किया तो कुक में क्या लिखा है 10th प्लस एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस मुंह से नहीं चलता कि आप बोल दो हाँ मुझे मैंने इस होटल पे काम करने का मेरे पास एक्सपीरियंस, नहीं, आपने जहाँ पे काम किया आपके पास उस होटल का प्रॉपर एक वो होना चाहिए लेटर कि हाँ इस बंदे ने मेरे यहाँ काम किया और मेरा होटल 5 स्टार है, 3 स्टार है, 7 स्टार है, ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जो चीज़ बोल रहे हैं जो चीज़ बता रहे हैं उसका आपके पास प्रूफ होना मैंडेटरी है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे आता है। ठीक है, शुड वी अप्लाई और नॉट अप्लाई, क्योंकि जब भी हम लोग सिविलियन पोस्ट की या फिर मोस्टली ऑफलाइन वैकेंसी से रिलेटेड कोई वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों के हमेशा कमेंट आते हैं कि सर इसमें सीटें पहले से बिकी होती हैं, है ना, इसमें एडमिट कार्ड नहीं आएगा, इसमें सबकी सेटिंग पहले से ही हो जाती है। तो देखो हम लोग इस चीज़ के बारे में तो कोई बात मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगी अगर बात की जाएगी। तो जो लोग 5-5, 6-6 बार ऐसी या इस प्रकार की वैकेंसी में एप्लीकेशन कर सकें, मोस्टली उन लोगों का यही कमेंट आता है कि सर हमने इसमें एप्लीकेशन किया था, हमने एग्जाम भी दिया था, हमारे बहुत अच्छे नंबर थे, बट हमारा रिटेन हुआ या फिर ट्रेड टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, बट मेरिट लिस्ट में, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम हमारा नहीं आया। उसका क्या कारण है? क्योंकि ये लोग मेरिट वगैरह पता ही नहीं चलता कब रिजल्ट आ जाता है, कब क्या ज्वाइनिंग करवा देते हैं। तो देखो ये सारी चीज़ें आउट ऑफ वे या फिर आउट ऑफ रेंज हो जाएंगे अगर इनमें बात की जाएगी। बाकी आप लोग समझदार हैं। ठीक है, तो आप लोग सोच समझ के ही किसी फॉर्म को डालने के लिए डिसीजन लें। खास करके जो ऑफलाइन वैकेंसी होती हैं उनमें थोड़ा पोस्ट को जरूर देखें कि कितनी पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल दिमाग में रख के ही एप्लीकेशन करें। और जिन लोगों ने इसका 5 या 6 बार एग्जाम दिया है तो कहीं ना कहीं उन लोगों की बातें सही हो जाती हैं, फिर उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ हम लोगों के साथ जो हुआ है सही नहीं हुआ है, और जो वो बातें करते हैं कहीं ना कहीं हमें भी सही लगने लगती हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। मेरा सिर्फ मतलब ये था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये जो आर्मी DG EME की वैकेंसी निकाली गई है
ये एक्चुअल वैकेंसी है क्या, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी डाउट में आके किसी वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन करें। ठीक है, तो मैंने अपना काम कर दिया, अब आप लोग अपना काम कर दीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं समय समय पर आप लोगों को ऐसे इन्फॉर्मेशन देता रहूं और आप लोग बेफिक्र होकर किसी वैकेंसी में एप्लीकेशन कर सकें। ठीक है, जैसे आप लोग यूट्यूब पर, टिकटॉक पे या फिर रील में भाई नाचने गाने वालों का सपोर्ट करते हैं, तो भाई हम लोग तो आप लोगों को ज्ञान ही दे रहे हैं। तो कृपया कर, आप मेरा नहीं, जो भी आपको टीचर है या जो भी आपको सही चीज़ बताता है, आप उसको प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, तो आप लोग अगर हम लोगों का सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम आप लोगों के लिए मेहनत करके सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बाकी आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।